आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीके फैमिली के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरटीके बोलते हैं। तो वो रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करते हैं कि जो हमारा टायरोसिन रेजिड्यू है ना, टायरोसिन रेजिड्यू पर काइनेसिस है, मतलब ये काइनेस का काम होता है फॉस्फेट लगाना। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटीन है उसके टायरोसिन रेजिड्यू पर ये फॉस्फेट लगा करके इसको एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन टायरोसिन काइनेसेस आर एंजाइम्स दैट फॉस्फोराइलेट स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू ऑन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन टायरोसिन काइनेस होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि प्रोटीन के स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फेट लगाते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 90 डिफरेंट प्रोटीन काइनेसेस जो है वो आइडेंटिफाई किए गए जो इनकोड करते हैं ह्यूमन जीनोम द्वारा। ठीक है, मतलब ह्यूमन में टोटल 90 डिफरेंट प्रोटीन टायरोसिन काइनेसेस अब तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन जो काइनेसेस होते हैं इनका रोल जो है वो सेल की रेगुलर ग्रोथ के लिए होता है, डिवीजन के लिए होता है, डिफरेंशिएशन के लिए होता है, सेल के सर्वाइवल के लिए होता है। सेल जो है वो ईसीएम के साथ में या जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ में अटैचमेंट करे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सेल के माइग्रेशन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इनको पॉइंट्स वाइज लिख लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। यानी कि जो पहला पॉइंट है सेल की ग्रोथ के रेगुलेशन के लिए, दूसरा आर्टिकल का रोल है डिवीजन में, तीसरा डिफरेंशिएशन में, चौथा सेल के सर्वाइवल में, और पांचवा जो है वो सेल के ईसीएम के साथ अटैचमेंट में, और जो छठा रोल है इसका सेल के माइग्रेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन टायरोसिन काइनेज दैट कैन नॉट बी रेगुलेटेड एंड कंटिन्यू एक्टिव कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा रिसेप्टर है। ठीक है, इसी के जो हमारा वो टायरोसिन रेजिड्यू है वहां पर हमें फॉस्फेट लगता है। जब यहाँ पर हार्मोन आकर के बाइंड करेगा तो रिसेप्टर पे फॉस्फेट लगेगा। ठीक है, अब हो क्या कि इस रिसेप्टर पे जो फॉस्फेट लग रहा है और हट रहा है, इसके ऊपर से हमारा कंट्रोल चला जाए, यानी कि सीधे सीधे बोल दिया कि ये जो हमारा काइनेज था वो म्यूटेटेड हो गया है। तो एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, जो इस पे लगाने वाला जो फॉस्फेट जो लगाते थे काइनेजेस, वो क्या हो गए, म्यूटेटेड हो गए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो सेल है उसे हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो कंट्रोल जो कॉन्टिन्यूअस था, सेल का डिवीजन होता रहेगा, डिफरेंशिएशन होता रहेगा, सर्वाइवल, ये सब क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो सेल की लाइफ होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो वो जो कैंसरस कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये टायरोसिन रिसेप्टर होते हैं इनका रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आरटीके फैमिली के जो रिसेप्टर है इनका रेगुलेशन नहीं हो पाएगा सही से, तो कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज जो है वो उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, यानी कि जो रिसेप्टर वाला पार्ट है उसी में प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। दूसरा होता है जैसे मान लो ये हमारा ईसीएम साइड है। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो बहुत सारे काइनेजेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस यानी कि रिसेप्टर के पास में ही काइनेज एक्टिविटी है, और दूसरा जो है हमारा वो नॉन रिसेप्टर या फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेजेस, जो यानी कि कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और फॉस्फेट लगाने का काम करते हैं बाकी के अदर प्रोटीन पर। तो पहले हम बात करें रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस की। तो रिसेप्टर प्रोटीन काइनेजेस जो होते हैं वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन होते हैं। इंटीग्रल मतलब ये मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं। ये जैसे अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं दैट कंटेन ए सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, यानी कि जो यहाँ पर है ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स है, एंड एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। और यहाँ बाहर की तरफ सेल के बाहर लिगेंड बाइंडिंग, लिगेंड मतलब जो हमारा हार्मोन या जो मॉलिक्यूल है जो आकर रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो एक हेलिक्स है ट्रांसमेम्ब्रेन, और दूसरा जो है वो बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन है जहां पर हार्मोन आकर के बाइंड करेगा। दूसरा जो है हमारा नॉन रिसेप्टर या साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है और वो काइनेज की तरह वर्क करता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम इनकोडेड नियरली 60 आरटीके, कितने हैं,
60 आरटीके, यानी कि जो मेम्ब्रेन वाले हैं वो 60 हैं ह्यूमन में, और जो साइटोप्लाज्मिक जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं वो 32 नॉन रिसेप्टर आरटीके होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो हमारा आरटीके जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम है EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और वो रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा EGFR है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1978 में, और जो जिस यूनिवर्सिटी में इसको किया गया था उसका नाम है स्टैनले कोहेन ऑफ वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, आरटीके आर एक्टिवेटेड डायरेक्टली बाय एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। जो आरटीके फैमिली के जो रिसेप्टर होते हैं वो या तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करे, ग्रोथ फैक्टर आकर के बाइंड करे तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर सच एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF एंड PDGF और बाय मेटाबॉलिक रेगुलेटिव जैसे इंसुलिन। ठीक है, तो या तो ये क्या करें कि डायरेक्ट यहाँ पर कोई ग्रोथ फैक्टर आकर बाइंड करे तो आरटीके फैमिली के जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, या फिर जो अदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गए, या हमारा जो इंसुलिन हार्मोन हो गया, और ये भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज आर रेगुलेटेड इनडायरेक्टली बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। अब देखो होता क्या है कि इनडायरेक्टली का मतलब समझ लो कि जो हमारा रिसेप्टर है ये जब हार्मोन के रिस्पेक्ट में एक्टिवेट होगा तो ये इसके साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन होता है वहां पर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये जो साइटोप्लाज्मिक और काइनेजेस है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, नॉन रिसेप्टर प्रोटीन काइनेजेस, ये उनको एक्टिवेट करता है। तो डायरेक्ट एक्टिवेट होगा रिसेप्टर और इनडायरेक्टली एक्टिवेट होंगे जो हमारे साइटोप्लाज्मिक जो मतलब जो साइटोप्लाज्मिक नॉन रिसेप्टर जो प्रोटीन है वो। ठीक है, तो ये हमने मतलब बेसिक देखा रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जब सिग्नल आएगा तो होता क्या है। तो जैसे ही क्या होता है कि जो सिग्नल आता है, ठीक है, सिग्नल बोले या हम लिगैंड बोले, तो लिगैंड जैसे ही बाइंड करेगा वैसे ही क्या होता है कि रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही लिगैंड जो है वो हमारा बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ में, वैसे रिसेप्टर जो है वो डाइमराइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए दो मैकेनिज्म जो है वो दी गई है। ठीक है, पहली मैकेनिज्म है जिसका नाम है लिगैंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन। इसमें कहा जाता है कि जो लिगैंड है वही डाइमराइजेशन को मीडिएट करता है। ठीक है, और दूसरी है रिसेप्टर मीडिएटेड डाइमराइजेशन। दूसरे में कह रहे हैं कि जो रिसेप्टर है रिसेप्टर मीडिएट करता है डाइमराइजेशन को। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि लिगैंड मीडिएट कर रहा है, यानी कि जो हार्मोन आ रहा है वो मीडिएट कर रहा है, और दूसरी कंडीशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि रिसेप्टर जो है वो मीडिएट कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें समझना होगा। तो पहले हम बात करते हैं लिगैंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन की, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर जरा पहले देख लो। तो जैसे मान लो ये हमारा लिगेंड है, तो यहाँ पे दो रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने के लिए इसके पास साइट है। ठीक है, तो कहा जा रहा है लिगेंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन में ये क्या हुआ कि इसका शेप लिगेंड का इस तरह से होता है कि जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा वैसे ही रिसेप्टर जो है वो डाइमराइजेशन में चला जाएगा। ये रिसेप्टर जैसे ही इसके साथ बाइंड किया लिगेंड ने, वैसे रिसेप्टर जो है वो डाइमर बन गया। जैसे ही डाइमर बनेगा वैसे ही इसमें ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब ये वाला रिसेप्टर इस वाले रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देगा और ये वाला जो है वो इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो दोनों में क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या फिर हम लोग बोले ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, जैसे ही इसमें ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा जो हमारे साइटोप्लाज्मिक बाकी के प्रोटीन थे वो आएंगे और इस फॉस्फेट के साथ में आकर के बाइंड करने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा लिगेंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन। अब जो यहाँ पर थ्योरी दी गई हम इसको समझ लें। अर्ली वर्क सजेस्ट दैट लिगेंड ऑफ आरटीके कंटेंट टू रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, मतलब जो लिगेंड है इसमें दो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, एक तो ये साइट है और दूसरी ये साइट है। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए सिंगल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन फैक्टर मॉलिक्यूल टू बाइंड टू टू रिसेप्टर एट द सेम टाइम, देयरबाय कॉजिंग लिगेंड मीडिएटेड रिसेप्टर डाइमराइजेशन। मतलब हुआ क्या कि एक ही टाइम पर ये लिगेंड जा रहा है और दोनों के साथ में बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों पास पास आ जाएंगे और रिसेप्टर जो है वो डाइमराइज कर जाएगा। ठीक है, दिस मॉडल वाज सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर सच एज
प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब देखो होता क्या है कि इस हाइपोथेसिस को कैसे माना गया कि हाँ ऐसी भी हाइपोथेसिस होती है। तो हमारे दो ग्रोथ फैक्टर है, एक का नाम है पीडीजीएफ प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और जो दूसरा है हमारा उसका नाम है सीएसएफ मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर 1। इनका जो जो लिगेंड होता है वो कुछ इसी शेप का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा साइंटिस्ट ने माना कि जो लिगेंड है वही डायमराइजेशन को फेवर करा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पीडीजीएफ है और सीएसएफ है, इसमें दो सिमिलर आइडेंटिकल डाइसल्फाइड लिंक्ड सब यूनिट होती है इन विच ईच सब यूनिट कंटेन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। ये मतलब दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों के पास में रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है। हाउएवर नॉट ऑल ग्रोथ फैक्टर वर फाउंड टू कंफर्म टू दिस मॉडल। लेकिन जब बाद में और स्टडी की गई तो देखा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रिसेप्टर जो है वो इसी फॉर्म में हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये दो एक ही रिसेप्टर जो है वो दोनों जुड़ा हो और उनके पास में दो बाइंडिंग साइट हो। कुछ रिसेप्टर ऐसे भी होंगे जो सिंगल होंगे, ठीक है। इसीलिए फिर बाद में एक हाइपोथेसिस और देनी पड़ी जिससे हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड डाइमराइजेशन, ठीक है। अब हम जरा पहली वाली हमने समझ ली लिगैंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन, अब हम समझेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड डाइमराइजेशन को। तो इसमें देखो कि जो हमारा यहाँ पर लिगैंड है ये क्या है कि सिंगल बाइंडिंग साइट है, ठीक है। यानी कि हमें कितने लिगेंड मॉलिक्यूल चाहिए, दो चाहिए, एक जो हमारा यहाँ बाइंड करेगा और दूसरा हमारा यहाँ बाइंड करेगा, ठीक है। तो लिगेंड इंड्यूस डाइमराइजेशन इंटरफेस। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिसेप्टर जो है वो डाइमर बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डाइमर बना लिया। तो पीछे वाली जो थ्योरी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी लिगेंड मीडिएटेड डाइमरेशन, वहां पर लिगेंड जो है वो डायमर बनाने में हेल्प कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के पास अपना अलग अलग लिगेंड है ना, तो ये चाहते तो डायमर ना भी बनाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, डायमर बनाया। तो इसी वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया है रिसेप्टर मीडिएटेड डायमराइजेशन, ठीक है। जैसे ही रिसेप्टर डायमर बनाएंगे, जैसे वहां पर ट्रांस ऑटो फास्फोराइलेशन हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों ये वाला इसको ऑटो फास्फोराइलेट कर देगा और ये वाला इसको फास्फोराइलेट कर देगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रांस ऑटो फास्फोराइलेशन। जो फास्फोराइलेशन जो फॉस्फेट जो लग रहा होगा वो हमारा कौन से रेजिड्यू पर लग रहा होगा, टायरोसिन रेजिड्यू पर। इसी वजह से इसको हम लोग आरटी के मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बोल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ये फॉस्फेट जो लग गया है इसके साथ में बाकी के जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन आते हैं वो बाइंड करेंगे और सिग्नलिंग को आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम यहाँ पर थ्योरी में देख लेते हैं, थ्योरी में देख लेते हैं, ठीक है। तो सम ग्रोथ फैक्टर जैसे ईजीएफ और टीजीएफ, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और टिमर ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं इनके जो रिसेप्टर है उनमें सिंगल रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, मतलब ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। जो लेकिन जो हमने पीछे पढ़े थे ये वाले रिसेप्टर पीडीजीएफ एंड सीएसएफ, इनमें एक ही लिगेंड था, उसके पास में दो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल वर्क नाउ सपोर्ट ए सेकंड मैकेनिज्म। अब हमें एक सेकंड मैकेनिज्म को सपोर्ट करना है जो जिसका नाम है क्या, रिसेप्टर मीडिएटेड dimerization in which ligand binding induce a conformational change in the extracellular domain of a receptor। इसमें क्या होगा कि जैसे ligand जो है वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया, इस रिसेप्टर में क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा जिसकी वजह से जो रिसेप्टर डाइमराइजेशन इंटरफेस है, मतलब जहां पर रिसेप्टर जाकर के एक दूसरे से बाइंड करेंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे और रिसेप्टर की बाइंडिंग फेवर होगी, ठीक है। With this mechanism, ligand act as allosteric regulator that turn on the ability of their receptor to form dimerization। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जो हमारा लिगेंड है या जो हमारा हार्मोन है वो एलोस्टेरिक रेगुलेटर की तरह वर्क करता है और वो रिसेप्टर की उस एबिलिटी को मतलब जैसे मतलब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान कराया गया था ना, सेम उसी तरह से जब एलोस्टेरिक एंजाइम या जो हमारा लिगेंड है वो बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, रिसेप्टर को ज्ञात कराया कि अब आप जाएं और टाइमर बना लें। तो रिसेप्टर जैसे ही यहाँ पे लिगेंड के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर जो है उसको पास से डायमराइजेशन की एबिलिटी आ जाएगी और वो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, डायमर बना लेंगे, ठीक है। ए स्मॉल नंबर ऑफ आरटीके इंक्लूडिंग द इंसुलिन एंड IGF-1 रिसेप्टर, जो हमारा इंसुलिन है और जो IGF-1 रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव डायमर इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। देखो अभी तक हमने दो थ्योरी पढ़ ली, एक हो गई हमारी पहली वाली थ्योरी जिसमें था लिगेंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन और दूसरी थ्योरी है हमारी रिसेप्टर मीडिएटेड
डायमराइजेशन। इसके अलावा एक थ्योरी और है जो हमारी इंसुलिन जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर में और जो IGF-1 है रिसेप्टर इसके रिस्पेक्ट में है। इसमें कहा जाता है कि जो हमारा रिसेप्टर है वो पहले से ही डायमराइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट था। जो फर्स्ट थ्योरी थी इसमें कहा गया कि जो लिगेंड है उसके पास दो बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर जैसे ही जो फेवर करती है कि रिसेप्टर डायमराइजेशन बनाए। ठीक है, इस वाली थ्योरी में कहा गया कि जैसे लिगेंड बाइंड होगा वैसे ही दोनों रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज हो जाएगी, दोनों रिसेप्टर बाइंडिंग कर लेंगे। एक तीसरी थ्योरी भी है जिसमें ये कहा जाता है कि रिसेप्टर जो है वो पहले से डायमराइज फॉर्म में, जैसा कि पाया भी जाता है इंसुलिन और IGF-1 रिसेप्टर के केसेस में। ठीक है, तो जो रिसेप्टर है वो पहले से डाइमर फॉर्म में, ठीक है, और ये है इसकी जो बाइंडिंग साइट है। तो अभी ये यहाँ पर कोई भी जो मतलब ग्रोथ फैक्टर है वो बाइंड नहीं है। जैसे ही ग्रोथ फैक्टर जैसे हमारा मान लो इंसुलिन आकर के बाइंड हुआ वैसे ही रिसेप्टर हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या जो ट्रांस फॉस्फोराइलेशन होता था, ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन, वो हो जाएगा। तो इंसुलिन जो सिग्नलिंग है वो अपवाद होती है आरटीके में, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर जो है वो पहले से डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डायमेरिक फॉर्म में जैसे यहाँ पर रिसेप्टर के साथ में लिगेंड आकर यानी कि हमारा इंसुलिन हार्मोन आकर बाइंड करेगा वैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन या ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन है वो रिसेप्टर पर टायरोसिन रेसिड्यू पर कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो बाकी के प्रोटीन है वो यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो हमने ये अभी तक देख लिया कि जो रिसेप्टर है वो कैसे डायमराइजेशन में जा रहे हैं। ठीक है,